आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान और जनरल फैज के खिलाफ केसेस में सबूत इकट्ठे कर लिए गए, ये सरकारी ज़राए से खबर लगाई गई है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या तैयारी कर रही है और क्या वाकई इमरान खान का जो केस है इसे मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा या नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने रोस्टम पर आकर अदालत में इमरान खान की बात को कैसे दोहराया और इमरान खान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया। राज साहब, इसका भी हाल अहवाल शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त पे। और फिर पूरे मुल्क के अंदर जलसे की तैयारी है। ये सिर्फ जलसा 8 सितंबर का इस्लामाबाद में करना था, लेकिन राज साहब पूरे मुल्क में अब ये जलसा जो है इसकी तैयारी की जा रही है। काफिले चल निकले हैं और काफिले कहां कहां से आएंगे और हुकूमत इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर क्या कर रही है, इसकी भी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। राज साहब, लेकिन जो पहली खबर है, आज हमने पाकिस्तान के अंदर एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान बड़ा ही इंपॉर्टेंट था जो उन्होंने अदालत में दिया कि इमरान खान का सिपाही हूं, इमरान खान का ही सिपाही रहूंगा और 1.5 बरस के अंदर हमें आपने जेल के अंदर रखा, नाहक रखा, लेकिन आप इन सबूतों को अदालत में पेश नहीं कर सके। अगर सबूत मौजूद है तो आप सजा दें और हमें इस ये जो इंतजार का आपने पूरे का पूरा एक खेल खेल रहे हैं, सूली पे लटकाया हुआ है और जो पाकिस्तान की आवाम का वक्त ज़ाया किया जा रहा है, खुदा के लिए ऐसा ना करें। आवाम के अंदर जाना है और आवाम को हमने मोबिलाइज करना है। हमारी पाकिस्तान की जो हुकूमत है उससे जंग नहीं है, बल्कि हमारी हालात के साथ जंग है, हमारी उन करप्ट अनासिर के साथ जंग है जो इस मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। राय साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब पिछले 1 बरस से बल्कि ज़्यादा हो गया अंदर हैं। शायद इनका ये ख्याल है कि इनको अंदर रखकर जो तहरीक है इसे रोका जा सकता है, इसलिए इस्लामाबाद में कंटेनर्स और दीगर जो इस वक्त इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन राय साहब, दूसरी तरफ जो खबर कोर्ट की गई है इंसार अब्बासी साहब की तरफ से, वो ये कहते हैं कि इमरान खान और जनरल फैज के खिलाफ केसेस में सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं। अगर चाहे इमरान खान के खिलाफ इल्जामात की नोयत ऐसी है कि ये केस आर्मी एक्ट के तहत फौजी ट्रायल के दायरे में आता है, लेकिन 9 मई के मामले में आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। 9 मई के केस के हवाले से एक जरिए का यह कहना है कि जेर हिरासत अफराद के बयानात और मुतादिद शवाहिद के पेश नज़र मास्टर प्लानिंग के तौर पर इमरान खान की शमूलियत यकीनी तौर पर मुसद्दका है, लेकिन फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का इन्हिसार अदलिया के फैसले पर होगा। और जो रिपोर्ट काबीना के हवाले से जिसका जिक्र किया जा रहा है कि काबीना कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इमरान खान को 9 मई के हमलों का जिम्मेदार करार दिया, लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन के पैरामीटर्स क्या थे ये किसी ने नहीं बताया और उस रिपोर्ट की क्या हैसियत होगी। राय साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है जिन्हें हम कह सकें कि अदालतों में स्टैंड करेंगे। अब निगरान हुकूमत के दौरान 9 मई के हवाले से तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी को दिखाई गई शवाहिद से मालूम होता है कि इस मनसूबाबंदी में पार्टी के कई रहनुमा मुलविस थे। इससे मजीद पता चलता है कि इमरान खान ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब अगर हिस्सा लिया और जो 34 अफराद पर तशद्दुद और स्ट्रीट पावर की हिकमत अमली के मास्टरमाइंड का जिनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, राज साहब ये सबूत अदालतों में क्यों नहीं जाते? और फिर जो क्लेम किया जा रहा है कि 9 मई के हमलों में जनरल फैज के किरदार के हवाले से तहकीकात जारी है और इमरान खान के फौजी ट्रायल के हवाले से अमूमन ख्याल किया जाता है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा का मिलिट्री ट्रायल आलमी तवज्जो मबजूल करवाएगा। राय साहब, क्या कहेंगे इस रिपोर्ट के बारे में और ये सबूत किस तरह से अदालतों में स्टैंड करेंगे? देखें हाशमी साहब, एक हाजिर सर्विस जनरल को उनके ओहदे से हटाने के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम खबर हमारे पास है। ये खबर भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार में क्या अहम खबर शाया की गई है, ये खबर भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब ये खबर जो कि पाकिस्तान के एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार में शाया की गई है, इस खबर के पहले हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया और इसी खबर में पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया गया। उसके बाद इस खबर में ये कहा गया कि क्या जनरल फैज़ हमीद पर जो इस वक्त केस चल रहा है,
यानी जिस तरीके से जनरल फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लिया गया, उसके बाद उनके कोर्ट मार्शल का ऐलान किया गया, तो क्या इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब पर भी फौजी अदालत में कोई मुकदमा चलाया जाएगा और क्या उन्हें फौजी हुकाम के हवाले किया जाएगा? उसके बाद इसी खबर में ये कहा गया कि डीजी आईएसपीआर से इसके मुतल्लिक एक सवाल पूछा गया है और इस सवाल का बराह रास्त जवाब देने से डीजी आईएसपीआर ने गुरेज किया। उसके बाद इसी खबर में कहा गया कि डीजी आईएसपीआर से असल में ये पूछा गया था कि क्या आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए इमरान खान साहब को अस्करी हुक्काम के सुपुर्द किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उसके बाद इस खबर के तीसरे नुक्ते में ये कहा गया कि डीजी आईएसपीआर से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने इमरान खान साहब को फौजी हुक्काम के हवाले करने या फौजी अदालत में उनका ट्रायल करने के हवाले से किसी इम्कान की तस्दीक की ना तरदीद की, यानी ना तो तस्दीक की कि इमरान खान साहब का ट्रायल फौजी अदालत में होगा और ना ही इस इम्कान की तरदीद की। उसके बाद इसी खबर में कहा गया कि अगर फौजी हुकाम को इस किस्म के कोई शवाहिद मिलते हैं कि इमरान खान साहब की जनरल फैज़ हमीद ने किसी मामले पर ज़ाती किस्म की सियासी सहूलतकारी की है, तो इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब को मिलिट्री ट्रायल के लिए फौजी तहवील में दिया जा सकता है। लेकिन जब डीजी आईएसपीआर से इसके मुतल्लिक एक सवाल किया गया तो उन्होंने इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद के दरमियान किसी भी किस्म के राब्ते पर डायरेक्ट तबसरा नहीं किया और इस तबसरे से गुरेज किया। उसके बाद इसी खबर में ये लिखा गया कि डीजी आईएसपीआर से ये पूछा गया कि जनरल बाजवा के मामले पर उनका या फौज का क्या मौक़िफ़ है। यानी तासुर ये था कि जिस तरह से जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई तो जनरल फैज़ हमीद अपने आर्मी चीफ यानी जनरल बाजवा की मशावरत या उनकी मंजूरी के बगैर अपने तौर पर किस तरह से इस तरह के इकदाम कर सकते थे और जनरल बाजवा के खिलाफ भी क्या जनरल फैज़ हमीद की तर्ज पर कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। अब इस पर इस खबर के मुताबिक डीजी आईएसपीआर ने यह जवाब दिया कि आईएसआई का बराह रास्त बॉस वज़ीर आज़म होता है और इसलिए इस मामले को इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। यानी जनरल फैज़ हमीद के बॉस इमरान खान थे तो इसको इस सियाको सबाक में देखना चाहिए। लेकिन हाशमी साहब, यहाँ एक अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ पिछले 77 साल से फ़ौज का सियासत में असर रसूख है, तो ये एक ओपन सीक्रेट है कि जो डीजी आईएसआई हैं ये बज़ाहिर रस्मी तौर पर तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर होते हैं, लेकिन अमली तौर पर इनके जो बॉस हैं वो आर्मी चीफ ही होते हैं और ये हमेशा आर्मी चीफ को रिपोर्ट करते हैं। और हो ही नहीं सकता, यानी ये पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि आर्मी चीफ की मर्जी और मंशा के बगैर कोई भी डीजी आईएसआई वो अपने तौर पर कोई इकदाम करे। इस हवाले से एक बड़ा अहम वाक़या जो है ये क्विकली मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, क्योंकि जो डीजी आईएसआई है उसके नीचे ट्रुप्स नहीं होते। कोई भी जो डीजी आईएसआई हों उनके नीचे कोई मुसल्ला ट्रुप्स नहीं होते। इससे पहले हम सबको पता है और मैं अपने व्यूअर्स को वो वाक़या याद करा दूं कि जब नवाज शरीफ ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ किया था तो उन्होंने ज़ियाउद्दीन भट्ट जो कि उस वक्त डीजी आईएसआई थे उनको आर्मी चीफ बनाने की कोशिश की थी। लेकिन चूंकि डीजी आईएसआई के नीचे मुसल्ला ट्रूप्स नहीं होते, जैसे कि किसी कोर कमांडर के नीचे बराह रास्त मुसल्ला ट्रूप्स होते हैं या आर्मी चीफ के नीचे मुसल्ला ट्रूप्स होते हैं, तो डीजी आईएसआई उस वक्त के ज़ियाउद्दीन भट्ट उनके नीचे मुसल्ला ट्रूप्स नहीं थे। तो एक मिनट के अंदर उस वक्त के जो कोर कमांडर्स हैं उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं थे, उसके बावजूद कोर कमांडर्स ने जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। उनको उनके आर्मी चीफ का ओहदा संभालने से पहले बरतरफ कर दिया गया। तो इससे यह अंदाज़ा होता है कि डीजी आईएसआई अपनी तमाम ताकत, अपने तमाम अख्तियारात जो हैं ये असल में आर्मी चीफ से और आर्मी हाउस से ही हासिल करते हैं। तो इसका मतलब यह है
कि DGISI के तौर पर जनाब फैज़ हमीद जो कुछ भी कर रहे थे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि जनाब फैज़ हमीद जो कुछ कर रहे हो उनके मुतल्लिक जनाब बाजवा के इल्म में कोई बात ना हो। अब इसके अंदर एक और बहुत अहम नुक्ता ये है कि DGISPR ने इस खबर के मुताबिक ये कहा कि DGISI के जो बॉस हैं वो आर्मी चीफ नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इसमें सबसे रीसेंट वाकया और सबसे जो ताज़ा तरीन मिसाल है वो ये है कि जनाब फैज़ हमीद जब DGISI थे और इमरान खान साहब उनको DGISI के ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे, क्योंकि जनाब फैज़ हमीद अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात जो कि अमेरिका ने किए और पाकिस्तान ने किए, इस पूरे मुज़ाकराती अमल में एक चीफ मुज़ाकरातकार के तौर पर शरीक थे। और जो दोहा पीस प्रोसेस था वहाँ पे जनाब फैज़ हमीद की तस्वीर भी मौजूद हैं कि वो बहुत रेगुलरली उन मुज़ाकरात का हिस्सा रहे। तो इसलिए खान साहब उनको DGISI के ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे। लेकिन जब जनाब बाजवा ने बतौर आर्मी चीफ ये फैसला कर लिया, जब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जनाब फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे से हटाया जाएगा, अगरचे इमरान खान साहब इस पर रजामंद नहीं थे, तो अल्टीमेटली जनाब फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे से हटाना पड़ा। जनाब बाजवा ने जनाब फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे से हटाकर कोर कमांडर पेशावर बना दिया और इसमें इमरान खान साहब की आखिर तक बतौर प्राइम मिनिस्टर मर्जी शामिल नहीं थी। और इसी तरह फिर जनरल नदीम अंजुम को जब DGISI तैनात किया गया तो ये भी बराह रास्त जो तैनाती हुई ये उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा उनकी मंजूरी से, उनकी मशावरत से नहीं, उनकी मंजूरी से, उनकी रिकमेंडेशन पर हुई। और इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया था। हालांकि इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर ये भी कहा था कि 3-4 मुझे नाम भेजे जाएं, मैं DGISI के लिए जो पोटेंशियल आप मुझे नाम भेजेंगे मैं उनके इंटरव्यूज करूंगा। लेकिन बहरहाल एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर और एक इमरान खान साहब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी DGISI को अपने अख्तियारात के तहत उनके ओहदे पर बरकरार नहीं रख सके और नए DGISI की तैनाती भी इमरान खान साहब अपने अख्तियारात के मुताबिक नहीं कर सके। तो इससे साबित होता है कि ये बात कहना कि DGISI प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके बॉस होते हैं और DGISI जो भी कदम उठाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी और उनकी मंशा से उठाते हैं, ये बात पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि फौज का एक अलग से SOP बना हुआ है और DGISI आर्मी चीफ की मंजूरी, मशावरत और उनके नोटिस में लाए बगैर कोई भी इकदाम नहीं करते। इसी वजह से अब इमरान खान साहब ने भी एक मरतबा फिर ये कहा कि जनाब फैज़ हमीद जब भी मुझसे मिलने आते थे तो वो जनाब बाजवा को इन तमाम मुलाकातों के मुतल्लिक रिपोर्ट देते थे और जो कुछ जनाब फैज़ हमीद कर रहे थे जाहिर है कि ये सब कुछ जनाब बाजवा के इल्म में था। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब बाजवा का भी जनाब फैज़ हमीद के साथ ट्रायल किया जाए, वरना ये ट्रायल यकतरफा होगा और बदनीयती पर मबनी होगा। राय साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत ने जो तहरीरी फैसला है वो जारी कर दिया है और ये जस्टिस इसहाक की अदालत है जहां से वकला को रोकने के हवाले से ये एक फैसला आया जिसमें 3 लोकल कमीशन मुकर्रर किए गए जो अदालत में इमरान खान के वकला को लेकर जाएंगे और गाड़ियां अदालत के अंदर यानी जेल के अंदर जाएंगी और उन्हें नहीं रोका जाएगा। ये बाकायदा तौर पे ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। राय साहब, एक तो बयान हल्फी भी मांग लिया गया है इस तहरीरी ऑर्डर के अंदर और अब देखना ये होगा कि इसके ऊपर अमल किया जाता है या फिर लोकल कमीशन को कोई और कमीशन जो है वो अगवा करने में कामयाब हो जाता है। साहब, एक और खबर ये भी आई कि राना सनाउल्लाह साहब ने इसकी तरदीद कर दी है। मैं चाहूंगा कि इस पे आप कमेंट करें। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि जनाब नोकिया बरामद होया जी, बड़ा लेटेस्ट फोन है और इसको पकड़ा नहीं, आप इसे पकड़ नहीं सकते, इसकी जासूसी जो है वो नहीं की जा सकती और ये ट्रैक नहीं हो सकता और एंड्रॉयड फोन नहीं है, इसलिए उन्होंने नोकिया का जिक्र किया। राना साहब, तरदीद आ रही है नून लीग के अंदर से। ख्वाजा आसिफ पहले भी कह चुके कि जनाब मेरे सामने बैठ के उन्होंने कहा कि आप हमारे एक्सटेंशन दें और मेरे नाल मुकलो। मलिक अहमद ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि जनाब ऐसी बात नहीं है और वो जनरल बाजवा को क्लीन चिट देने के एक जो है वो हक में और दूसरा हक में नहीं है। तो इस बयान को हम कैसे देखें?
देखें आशफी साहब, अडियाला जेल जीएचक्यू इमरान खान साहब के फ़ोन के मुतल्लिक भी एक दिलचस्प खबर है, क्योंकि जब अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को लापता किया गया और उनकी बाजियाबी के लिए एक दरख्वास्त जो है ये हाई कोर्ट में दायर भी की गई है, और उनकी अहलिया ने ये इंकशाफ किया कि जब उनको लापता किया गया तो कुछ मास्क पहने हुए अफराद जो हैं वो सुबह 5 बजे के करीब उनके घर आए थे और किसी वारंट के बगैर उनको लापता कर दिया गया और उनको किसी अदालत में भी पेश नहीं किया गया। उसके बाद एक दावा किया गया और उस दावे में ये कहा गया कि इमरान खान साहब को 3 मोबाइल सिम्स फराम की गई थी। इन तीनों मोबाइल सिम्स पर व्हाट्सएप नंबर एक्टिवेट किए गए थे और ये जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं इनसे इमरान खान साहब यूरोप में राब्ते करते थे। यानी ये एक मुज़िका खेज किस्म की खबर जो है ये लॉन्च करवाई गई, लेकिन उसके बाद इस खबर का कोई फॉलोअप नहीं आया क्योंकि ये एक झूठी खबर थी। तो ये पूरी खबर जो कि मुख्तलिफ ज़राए से या कुछ रिपोर्टर्स ने ये दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से ये खबर आई, तो ये बयानिया भी अपने आप मर गया। उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने एक मुज़िका खेज किस्म का बयान दिया और इस बयान में ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि इमरान खान साहब जेल में नोकिया 3300 इस्तेमाल करते थे, जो कि आज से 15 साल पहले डिसकंटिन्यू हो चुका है। उस पर ख्वाजा आसिफ के मुतल्लिक बड़े मज़ाहिया से मीम्स भी बने ट्विटर पर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो अब इस पूरी सिचुएशन में राना सनाउल्लाह ने भी ख्वाजा आसिफ को झूठा करार दे दिया है, क्योंकि एक प्रोग्राम से राना सनाउल्लाह की ये वीडियो वायरल हो रही है और इस वीडियो में राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि इमरान खान के पास नोकिया 3300 इस्तेमाल करने के हवाले से कोई भी मुसद्दका रिपोर्ट मौजूद नहीं है। ये एक महज क्यास आराई है और हमें इस किस्म की क्यास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए। यानी खुद राना सनाउल्लाह ने अब ख्वाजा आसिफ को झूठा और लाइल्म करार दिया। लेकिन यहाँ पे हाशमी साहब एक और बड़ी दिलचस्प वीडियो वायरल है, कड़ाकेदार वीडियो सोशल मीडिया पर। कोई 1 लाख से जायद इस पर ट्वीट्स किए गए हैं और 20 लाख से जायद लोग जो हैं इस वीडियो को देख भी चुके हैं, क्योंकि ये जो कच्चे के डाकू हैं जिन्होंने हाल ही में 11 से जायद पुलिस एहलकारों को शहीद किया, तो अब इनका एक इंटरव्यू इस वक्त वायरल है। इनके ये जो डाकू हैं इनका एक सरगना, और ये siyaasat.pk ने इस डाकू का इंटरव्यू किया है और इस इंटरव्यू में ये डाकू कह रहा है कि जिस तरह से आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के साथ रियासत ने मुज़ाकरात किए, इसी तरह हम डाकुओं से भी मुज़ाकरात किए जाएं। यानी वो इंप्रेशन ये दे रहा है ये डाकू कि डाकू तो जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान भी है, तो अगर इनके साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं तो फिर हमारे साथ भी ये मुज़ाकरात किए जाएं। और जो लोग इस इंटरव्यू को देखना चाहते हैं वो ट्विटर पर siyaasat.pk का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे इस इंटरव्यू को अपलोड भी किया गया है, अगर आपके देखने तक इसको इंटरव्यू को कोई रिमूव ना कर दिया गया हो तो। अच्छा साहब, एक खबर ये भी आई, नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर ने ये कहा जी कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये जो तरमीम वाला मामला है। अच्छा, आप ये जो बातें कर रहे हैं, जो प्रोसिक्यूटर हो या नून लीग वाले, राय साहब अगर इसकी एक हिस्ट्री देखी जाए तो जुबैदा जलाल और जो परवेज खटक हैं या फिर आजम खान, इनके बयानात में काबीना का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि काबीना ने उस पर दस्तखत किए। जो सेक्रेटरी काबीना थे उनके पास भी वो जाती हैं चीज़ें, तो कोई डिनाई कैसे कर सकता है? फिर जस्टिस जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे, उनकी अदालत में जब ये केस किया तब भी ये बात कही गई कि इमरान खान की काबीना ने इसके ऊपर दस्तखत किए, तो दस्तखत करने वाले लोग इसमें शामिल थे। लेकिन अदालतें जब ये बात करेंगी और अदालतों में जो दलील दी जाती है कि जनाब इसका बाकायदा इतलाक होता है इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस के ऊपर भी और फर्क नहीं पड़ेगा, आपको क्या लगता है कि इस केस को मजीद जो है वो लटकाया जाएगा? एक तो ये चीज़ राय साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर इसके साथ साथ अगर ये देखा जाए कि जो चेयरमैन नादरा थे उसकी तैनाती को लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। शहरी अशबा कामरान ने चेयरमैन नादरा मुनीर अफसर की तकर्री को चैलेंज किया। जस्टिस आसिम हफीज ने अशबा कामरान की दरखास्त पर फैसला महफूज सुनाया और निगरान हुकूमत ने नादरा कानून में तरमीम करके हाजिर सर्विस आर्मी अफसर की तकर्री की मंजूरी दी। निगरान हुकूमत मुस्तकिल पॉलिसी मामला में मुदाखलत नहीं कर सकती।
दरखास्त में यह भी इस्तदा की गई कि हाई कोर्ट नादरा तरमीमी रूल्स को कलअदम करार दे और अदालत हाजिर सर्विस फौजी अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तकर्री को कलअदम करार दे, और उसके बाद इसे मंजूर किया गया और ये तकर्री जो है वो कलअदम करार दे दी गई। राय साहब देखें आशवी साहब, पीटीआई का ये जो सुनामी जलसा है इसके मुतल्लिक दो अहम खबरें हैं, क्योंकि ये जलसा एक ऐसी सिचुएशन में हो रहा है जब 22 अगस्त के जलसे में इस हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट की जो एजेंसीज हैं उनके पास ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई, यानी सिविल एजेंसीज की भी, जिनमें आईबी भी है और इसी तरह पुलिस की स्पेशल ब्रांच और इसी तरह मिलिट्री इंटेलिजेंस आईएसआई। तो जो आपकी फौजी एजेंसीज हैं और जो सिविल एजेंसीज हैं उनके पास ये रिपोर्ट्स आई कि इस्लामाबाद में इतना मैसिव किस्म का पीटीआई का सुनामी आ रहा है कि इसको कंट्रोल करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। और उसके बाद फिर हंगामी तौर पर अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया गया और अली अमीन गंडापुर को ये कहा गया कि हम आपको फ़ोन की सहूलत फराम कर रहे हैं, यानी आपका इमरान खान साहब से टेलीफोनिक रब्ता करवाने की सहूलत फराम कर रहे हैं और आप इमरान खान साहब से रब्ता करके खुदारा उनसे दरख्वास्त करें कि ये जलसा मुलतवी कर दें। और फिर आज़म सवाती सुबह सवेरे इमरान खान साहब के साथ मिलने के लिए गए और इमरान खान साहब से एक रिक्वेस्ट की गई कि ये जलसा मुलतवी किया जाए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये रिक्वेस्ट सामने आई थी। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये रिक्वेस्ट सामने आई थी कि राना सनाउल्लाह ने खुद कहा कि हुकूमत ने इस किस्म की कोई रिक्वेस्ट नहीं की और इस्टेब्लिशमेंट ही इस किस्म की मुलाकातें करवा सकती है। अब इस पूरी सिचुएशन में जो 8 सितंबर का जलसा था इसका जो एनओसी था इसके अंदर भी 2-3 अब बड़े ट्विस्ट आए। एक तो नाम नेहाद जाली बिल सेनेट से और कौमी असम्बली से पास करवाया गया कि अगर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया या एनओसी के बगैर जलसा किया गया तो इस पर 3 साल की सज़ा होगी। और इससे भी ये साबित होता है कि पीटीआई के सुनामी जलसे का कितना खौफ है कि इतना बड़ा जलसा होगा तो लोगों को डराया जाए कि 3 साल की सज़ा हो जाएगी अगर आप इस्लामाबाद में जलसे में शिरकत करेंगे। बहरहाल इस पूरी सिचुएशन में अब खबर ये आई है कि अली अमीन गंडापुर और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जलसा गाह की तब्दीली के हवाले से आगाह किया गया, एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अब ये जलसा जो है ये होगा जीटी रोड पर, जो मवेशी मंडी के पास ग्राउंड है ये वहाँ होगा। लेकिन इस वक्त इस कठपुतली हुकूमत की टांगें इस तरह से कांप रही हैं कि मैंने खुद बतौर सहाफ़ी वो मनाजिर देखे हैं कि इस जलसा गाह के अतराफ़ और इस जलसा गाह की तरफ आने वाले तमाम रास्तों पर कंटेनर्स का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई के जो कारकुन हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। लेकिन असल इम्पैक्ट हाशमी साहब, इसमें अहम तरीन बात यह है कि जो असल इम्पैक्ट आएगा वो उस वक्त आएगा जब ये जलसा इस्लामाबाद की हदूद में होगा या जिस वक्त एक पुरअमन और मुनज़्ज़म एहतजाज या मुनज़्ज़म धरना और पुरअमन धरना अडियाला जेल के बाहर जाकर दिया जाएगा। उस सूरत में इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी और इमरान खान साहब को फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया जाएगा, क्योंकि अडियाला जेल के बाहर 15,000 लोगों ने भी धरना दे दिया। तो ये कठपुतली हुकूमत जो है ये घुटनों के बल चल के इमरान खान साहब से दरख्वास्त करेगी कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएं। अब यहाँ पे इसी जलसे के मुतल्लिक एक और अहम खबर भी है कि इस जलसे के मुतल्लिक 3 प्लान बनाए गए थे पीटीआई की जानिब से, प्लान ए, बी और सी। और ये फैसला किया गया है कि इस जलसे में मशीनरी होगी, क्रेन्स होंगी, एम्बुलेंसेज होंगी। और ये क्रेन्स इसलिए लाई जा रही हैं कि इस कठपुतली हुकूमत ने जो कंटेनर्स खड़े किए हैं इन कंटेनर्स को हटाया जा सके। लेकिन यहाँ पे एक हाजिर सर्विस जनरल को उनके ओहदे से हटाने के मुतल्लिक भी एक अहम खबर है। ये खबर भी क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये जो हाजिर सर्विस जनरल हैं इनके मुतल्लिक अब हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला जारी किया है। ये जो हाजिर सर्विस जनरल हैं इनको चेयरमैन नादरा के तौर पर तैनात किया गया था और अब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज़ ने जो तहरीरी फैसला जारी किया है इसके 2 नुकात बड़े अहम हैं। इस तहरीरी फैसले में ये कहा गया, जो कि 30 सफ़ात का तहरीरी फैसला है, इसके जो 2 अहम तरीन नुकात हैं उनमें से एक फैसले में ये कहा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल जो कि हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल हैं इनकी तैनाती की एक दलील ये दी गई
कि इससे पहले भी 2 हाजिर सर्विस फौजी अफसरान नादरा में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। तो माजी में अगर कोई गलत काम किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा वही गलत काम किया जाए। उसके बाद इस फैसले में ये कहा गया कि एक हाथी को चूहे के घर में नहीं छुपाया जा सकता। मौजूदा चेयरमैन नादरा की तैनाती को मजीद तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता। और उसके बाद इस फैसले का आखिरी और सबसे हसास नुक्ता और अहम नुक्ता ये है कि इस फैसले में ये लिखा गया कि ये सारा मामला मई 2023 में शुरू हुआ, जब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के ख़ानदान का डाटा लीक करने के इल्ज़ाम में तफ्तीश का आगाज़ हुआ। और फिर इसी फैसले में कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने कानून साजी के बगैर रूल 7A के ज़रिए अपने अख्तियारात बढ़ाने की कोशिश की है और मौजूदा हालात में वफाकी हुकूमत की जानिब से इस किस्म की तैनाती को दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। और अब ये जो चेयरमैन नादरा हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर हैं, इनको इनके ओहदे से हटाने का तहरीरी फैसला जो है ये जारी कर दिया गया।